वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में नेत्रों के सामान्य रोग। इससे पहले हमने नेत्र की संरचना, नेत्रों की क्रियाविधि पढ़ ली थी। आज हम नेत्र का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वह हमारा टॉपिक है नेत्र के सामान्य रोगों के बारे में। ध्यान दें, नेत्रों के सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहला रोग हमें ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष, या जिसे मायोपिया कहेंगे। तो पहला दोष हमें ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष। ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपको इस नाम से आपको ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में आपको ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बनता है, यानी लेंस के निकट बनता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के बाद में बनता है, यानी दूर बनता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो दूर दृष्टि दोष में आपको क्या ध्यान रखना है, इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान दीजिए, इसमें निकट की वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु होती है, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। किस दोष में? निकट दृष्टि दोष में। इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने के कारण से जो निकट की वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आपको ध्यान रखना, हमें प्रतिबिंब कहाँ बनाना? रेटिना पर। हम कौन सा लेंस लगाएं कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा? तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस उपयोग में लेना पड़ेगा? अवतल लेंस उपयोग में लेना होगा। कौन सा लेंस उपयोग में लेना होगा? अवतल लेंस उपयोग में लेना होगा। अवतल लेंस लेने से ये जो यहाँ से निकलती हैं ये किरणें थोड़ी बाहर की ओर मुड़ जाएगी, जिसके कारण से प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनेगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर बनेगा, और जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाएगा? अवतल लेंस का उपयोग लिया जाता है। क्लियर हो गया? पहला दोष हमें ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष। इस दोष में निकट की वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष में आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने से कारण से प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, इसलिए दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग लिया जाता है, जिसके कारण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। ऐसा नेत्र गोलक के अधिक बड़े होने के कारण से होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये निकट दृष्टि दोष पहला दोष हो गया। दूसरा दोष हमें ध्यान रखना है दूर दृष्टि दोष, या जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु समीप की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। समीप की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? समीप की वस्तु होगी वह स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु होती है वह कैसी दिखाई देती है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दूर की वस्तु होगी वह आपको ध्यान रखना स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि समीप की वस्तु होती है वह स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। यह दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है, रेटिना से पीछे बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब होगा वह रेटिना से पीछे की ओर बनता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो इसमें प्रतिबिंब होगा वो रेटिना से पीछे दिखाई देता है, प्रतिबिंब होगा वो रेटिना से पीछे बनता हुआ दिखाई देता है, रेटिना से पीछे बनता हुआ दिखाई देता है।
तो इस प्रकार से रेटिना से पीछे प्रतिबिंब दिखाई देता है, वह किस दोष में दिखाई देता है? दूरदृष्टि दोष में, यानी रेटिना से दूर प्रतिबिंब बनता है, तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहेंगे। इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करेंगे? तो इस दोष के निवारण के लिए हम एक लेंस का उपयोग करते हैं, और वो कौन सा लेंस आपको ध्यान रखना है? उत्तल लेंस का उपयोग लिया जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग लिया जाएगा? उत्तल लेंस का उपयोग लिया जाता है। उत्तल लेंस लेने के कारण से जो वस्तु होगी, उस वस्तु से आने वाली किरणें होगी वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है अंदर की ओर मुड़ जाएगी, जिसके कारण से आपको ध्यान रखना है प्रतिबिंब होगा वह रेटिना पर बनेगा, और प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तो हमें जो दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देती है। तो सेकंड दोष हमें ध्यान रखना है दूरदृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तुएं होगी वह स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसा आपको ध्यान रखना है प्रतिबिंब के रेटिना से पीछे बनते हुए प्रतीत होने के कारण से होता है। इस दोष को निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग लिया जाता है। तो ये दूसरा हमें दूरदृष्टि दोष रोग ध्यान रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है जरा दृष्टि दोष। इस दोष में क्या ध्यान रखना है? दूर एवं निकट दोनों वस्तुएं, दूर की एवं निकट की, दूर की एवं निकट की दोनों वस्तुएं, दूर की एवं निकट की दोनों वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। दोनों कैसी दिखाई देती हैं? अस्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पर दूर और नज़दीक दोनों नहीं दिखाई देते हैं। यह रोग कब होता है? देखो, जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। यानी रोग कब होता है? यह रोग आपको ध्यान रखना बुढ़ापे में होता है। तो ये रोग आपको ध्यान रखना बुढ़ापे या वृद्धावस्था में अधिक होता है। यह रोग सामान्यतः किसमें होता है? वृद्धावस्था में होता है। तो इस प्रकार से जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें दूर की वस्तु और स्पष्ट की वस्तु दोनों अस्पष्ट दिखाई देती हैं, दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यह रोग होता है, यह वृद्धावस्था में अधिकांश होता है। यानी इस रोग का जो कारण है उसमें क्या ध्यान रखना है? इस रोग में सीलियरी काय की पेशियां एवं लेंस का लचीलापन समाप्त हो जाता है। सीलियरी काय की पेशियां, सीलियरी काय की पेशियां एवं लेंस का लचीलापन समाप्त हो जाता है। सीलियरी काय की पेशियां एवं लेंस होगा, उस लेंस का लचीलापन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इस रोग में सीलियरी काय की पेशियां एवं लेंस का लचीलापन समाप्त हो जाता है, और इन दोनों के कारण से जो आपको ध्यान रखना है, दूर और नज़दीक दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट रूप से फोकसन नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण से जो दोष होता है उसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में होता है। क्लियर हो गया? तो क्या ध्यान रखना है? जरा दृष्टि दोष, दूर एवं निकट दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह दोष सामान्यतः वृद्धावस्था में है। इस दोष में सीलियरी काय की पेशियां एवं लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, जिसके कारण से दूर और नज़दीक दोनों वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे दूर करने के लिए हमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। तो निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है द्विफोक्सी लेंस का उपयोग लिया जाता है। तो इस प्रकार से द्विफोक्सी लेंस होगा, उस लेंस का उपयोग लिया जाता है इस दोष के निवारण के लिए। तो इस दोष के निवारण के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग लेते हैं, जिसके द्वारा यह निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला रोग हमें ध्यान रखना है, वो दृष्टिवैषम या एस्टिगमेटिज्म रोग होता है। इस रोग के बारे में ध्यान रखना है। इस रोग में आपको क्या ध्यान रखना है? कॉर्निया की आकृति होती है वो असामान्य हो जाती है, और कॉर्निया की आकृति असामान्य होने के कारण से हमें धुंधला दिखाई देता है और अधूरा दिखाई देता है, आधा अधूरा दिखाई देता है। इस प्रकार की परिस्थिति होने से हम क्या कहते हैं? दृष्टिवैषम कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान देंगे? कॉर्निया की आकृति कैसी हो जाती है? असामान्य, और कॉर्निया की आकृति असामान्य होने से धुंधला एवं अधूरा दिखाई देता है। तो इस रोग को हम दृष्टिवैषम रोग कहा जाता है। इस रोग के निवारण के लिए ध्यान दीजिए, इस रोग के निवारण के लिए सिलेंडरिकल लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस का उपयोग इस रोग के निवारण के लिए किया जाता है। तो इस रोग के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लेंगे? बेलनाकार लेंस का उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट अगला रोग हमें ध्यान रखना है मोतियाबिंद रोग। यह आयु बढ़ने के साथ में, यह आपको ध्यान रखना, आयु बढ़ने के साथ में रोग होता है। आयु बढ़ने के साथ में लेंस होता है, वह लेंस कैसा हो जाएगा? धुंधला हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ में लेंस कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। और लेंस और कॉर्निया धुंधला होने के कारण से आपको ध्यान रखना है
अंत में दिखाई देना बंद हो जाता है। अंत में दिखाई देना क्या हो जाता है, अंत में धुंधला भूरा हो जाता है, सघन हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे, धुंधला हो जाता है, भूरा हो जाता है एवं कैसा हो जाता है, सघन हो जाता है, एवं सघन हो जाता है। तो धुंधला भूरा एवं कैसा हो जाता है, सघन हो जाता है, जिससे अंत में दिखाई देना बंद हो जाता है। अंत में दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहा जाता है। तो मोतियाबिंद रोग क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, व्यक्तियों में आयु बढ़ने के साथ में लेंस होता है वो धुंधला भूरा एवं सघन हो जाता है, जिससे अंत में दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस रोग को हम मोतियाबिंद कहा जाता है। ये रोग होता है वो व्यक्तियों में आयु बढ़ने के साथ में होता है। लेंस में लचीलापन कम हो जाएगा, लेंस सघन हो जाएगा, लेंस होगा वो भूरे रंग का होगा और हमें आंखें भूरे रंग की दिखाई देने लग जाएगी। तो ये पहचान किसकी है, मोतियाबिंद की है। तो जिसके कारण से मोतियाबिंद रोग हो जाता है। इस मोतियाबिंद को शल्य क्रिया के द्वारा अलग कर लिया जाता है। शल्य क्रिया के द्वारा इसका निवारण किया जा सकता है। शल्य क्रिया द्वारा इसका क्या किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। तो इस रोग को हम मोतियाबिंद रोग कहेंगे। और मोतियाबिंद रोग का निवारण कैसे किया जाता है, शल्य क्रिया के माध्यम से। अगला रोग आपको ध्यान रखना है, कंजक्टिवाइटिस। यह रोग वर्तमान समय में बहुत सारा देखा जाता है। तो आपको देखना, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से होता है। यह किसके कारण से होता है, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण से होता है। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण से जो नेत्र में कोर्निया के ऊपर की पतली परत होती है, उस कोर्निया के ऊपर की पतली परत को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और इस कंजक्टिवाइटिस में सूजन आ जाती है, आंख लाल हो जाती है, जिसे आंख का आना हम कहते हैं। इस प्रकार का रोग होता है, उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहा जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है। कंजक्टिवा में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है तथा आंख लाल हो जाती है। तथा आंख कैसी हो जाती है, आंख लाल हो जाती है। आंख कैसी हो जाती है, लाल हो जाती हैं। तो सूजन आ जाती है तथा आंख कैसी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। यह किसके कारण से होता है, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण से ऐसा होता है। और इस रोग को हम क्या कहते हैं, आंख का आना भी कहते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं, आंख का आना भी सामान्य भाषा में कहते हैं। तो ये इस प्रकार का रोग होगा, उसे हम कंजक्टिवाइटिस रोग कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला रोग हमें ध्यान रखना है, वर्णाधत्ता या कलर ब्लाइंडनेस। वैसे ये रोग मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आपको ध्यान रखना है, नेत्र के रेटिना की शंकु कोशिकाओं में, नेत्र की रेटिना की शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण, शंकु की कमी के कारण, शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण ये रोग होता है। यानी लाल, हरे या नीले शंकु, 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिसमें हमने पढ़े थे एरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब और साइनोलैब। इन तीनों प्रकार के शंकु की परिस्थिति के अंदर कौन सा रोग हो जाता है, वर्णाधत्ता या कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। यह व्यक्ति, यह रोगी लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, मुख्य रूप से लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो इस रोग को हम क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस रोग कहा जाता है या वर्णाधत्ता रोग कहा जाता है। यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। यह किस प्रकार का रोग है, ध्यान दीजिए। तो ये एक आनुवांशिक रोग है, ये हमें ध्यान रखना है। ये किस प्रकार का रोग है, आनुवांशिक रोग है, जो कि एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी अवस्था में यह प्रकट होता है। तो एक्स गुणसूत्र पर होता है, इसलिए सामान्यतः रोग होता है वो पुरुषों में होता है। महिलाओं में यह रोग होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि महिलाओं में यह, आपको ध्यान रखना, 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, जिसके कारण से यह अप्रभावी अवस्था में प्रकट नहीं होता है, इसलिए प्रभावी अवस्था में प्रकट नहीं हो पाता है। यही कारण है कि महिलाओं में ये रोग बहुत कम होता है। महिलाएं इसका वाहक होती हैं। सामान्यतः ये रोग होता है वो पुरुषों में होता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, वर्णाधत्ता रोग कहा जाता है। इसकी डिटेल से मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, उस समय पढ़ाऊंगा, तो इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना केवल इतना ही कि नेत्र की रेटिना की शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण से वर्णाधत्ता रोग होता है। इस रोग में रोगी व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है और यह आनुवंशिकी रोग है, जो कि एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी अवस्था में प्रकट होता है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है, जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया रोग होता है। यह रोग किसके कारण से होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कोर्निया पर
आपको ध्यान रखना है केराटिन की पतली परत जम जाती है, केराटिन की परत जम जाती है, केराटिन की क्या जम जाती है, परत जम जाती है, और इसमें केराटिन प्रोटीन की परत जम जाती है और जिसके कारण से धुंधला दिखाई देता है। और यह रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। इसे रतौंधी रोग भी कहा जाता है। इस रोग में रोगी व्यक्ति को कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। उस रोग को हम क्या कहेंगे, रतौंधी रोग कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है ग्लूकोमा रोग। ध्यान दीजिए ग्लूकोमा रोग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो समझिए। देखो ध्यान देना, हमारी नेत्र है, इसमें ये अग्रभाग होता है उसे कॉर्निया कहेंगे। कॉर्निया के बाद में पीछे का भाग ये नेत्र है और नेत्र में कॉर्निया होते हैं। इन कॉर्निया के बाद में ये लेंस भाग है और लेंस के ऊपर ये आपको देखते हैं सीलियरी काय जुड़ी हुई है। ये सीलियरी काय जुड़ी हुई है, इस प्रकार से सीलियरी काय जुड़ी हुई है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो ये भाग है ये तो कौन सा भाग है, स्क्लेरा है। कौन सा भाग है, स्क्लेरा है, आवरण। और आगे का आवरण उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया एवं स्क्लेरा के संधि स्थल पर एक नाल उपस्थित होती है। यहाँ पर जो कॉर्निया और ये स्क्लेरा होता है उसके संधि स्थल पर एक नाल उपस्थित होती है और इनके संधि स्थल पर यानी जहाँ पर कॉर्निया एवं स्क्लेरा मिलते हैं उनके संधि स्थल पर एक नाल उपस्थित होती है जिसे हम स्लीम की नाल कहते हैं। स्लीम की नाल कहा जाता है। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, स्लीम की नाल कहा जाता है। और स्लीम की नाल होती है, इस स्लीम की नाल में आपको इनका अवरोध आ जाता है और स्लीम की नाल में अवरोध आने के कारण से स्क्लेरा कॉर्निया के संधि स्थल पर उपस्थित स्लीम की नाल में अवरोध आने के कारण से जो नेत्र होगा उसके अंदर द्रव्य पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे रेटिना कैसा हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, जिसके कारण से रेटिना कैसा हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा और रेटिना क्षतिग्रस्त होने के कारण से व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोमा रोग कहा जाता है। तो ग्लूकोमा रोग में आपको क्या ध्यान रखना है, स्क्लेरा एवं कॉर्निया के संधि स्थल पर, स्क्लेरा एवं कॉर्निया के संधि स्थल पर उपस्थित स्लीम की नाल में आपको ध्यान रखना है कि अवरोध आ जाने के कारण से जलीय द्रव की, स्लीम की नाल क्या करती हैं, जो अतिरिक्त जलीय मात्रा होती है उनको वापस से शिरा तंत्र में डालने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से स्लीम की नाल होगी, इसमें अवरोध आ जाएगा जिसके कारण से जलीय द्रव की मात्रा बढ़ जाएगी और जलीय द्रव की मात्रा बढ़ने के कारण से रेटिना होगी वह क्षतिग्रस्त हो गई और रेटिना क्षतिग्रस्त होने के कारण से व्यक्ति होगा वह अंधा हो जाएगा। उस रोग को हम ग्लूकोमा रोग कहते हैं। अगला रोग हम देखते हैं ट्रकोमा। ट्रैकोमा रोग होता है यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है। इस जीवाणु के संक्रमण के कारण से नेत्रों से अधिक मात्रा में पानी स्रावित होता है, जलीय द्रव स्रावित होता है और अधिक मात्रा में जलीय द्रव स्रावित होने के साथ नेत्रों में सूजन आ जाती है। तो सूजन आ जाने के कारण से जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकोमा रोग कहा जाता है। तो ये ट्रैकोमा रोग किसके कारण से होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है। इस जीवाणु के संक्रमण के कारण से आंखों से अधिक मात्रा में जलीय द्रव का स्रावन होता है और अधिक मात्रा में जलीय द्रव का स्रावन होने के साथ साथ आंख में सूजन आ जाती है। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं, ट्रैकोमा रोग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक रोग और आप ध्यान रख सकते हैं, भेंगापन रोग। मैं पहले भी बता चुका हूँ, भेंगापन रोग होता है वह नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में बनाए रखने के लिए 6 प्रकार की कंकालीय पेशियां होती हैं। उन पेशियों में से किसी भी पेशी की लंबाई बढ़ने या घटने के कारण से किसी भी पेशी में संकुचन या आपको ध्यान रखना है उसमें शीतलन अधिक होने के कारण से, यानी उसकी लंबाई घटने या बढ़ने के कारण से जो नेत्र गोलक होगा उस नेत्र गोलक की जो स्थिति है वो नेत्र कोटर में परिवर्तित हो जाती है। इस रोग को हम भेंगापन रोग कहा जाता है। तो भेंगापन रोग होता है वो भी नेत्रों से संबंधित रोग होते हैं। तो एक टोटल कुल मिलाकर के 11 रोग हैं जो कि नेत्रों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु के संक्रमण और विभिन्न प्रकार के दोष के कारण से होता है, जिनके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। इसी के साथ में हमारा ये नेत्र है उसकी जो क्रियाविधि एवं नेत्र की संरचना एवं नेत्र होने वाले रोगों के बारे में डिटेल से हमने पढ़ लिया है। अब इसमें आपके 3 सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। एक सवाल आपका ये बन सकता है कि मानव नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल बनता है, बड़ा सवाल बनता है। इन तीनों में से एक सवाल हर बार एग्जाम में आपको मिलेगा। दूसरा सवाल आपका बनता है मानव नेत्र की क्रियाविधि को समझाइए, तो उसमें आपको क्रियाविधि को समझाना है। तीसरा सवाल बनता है आपको ध्यान रखना है मानव नेत्र की जैव रासायनिकी को समझिए। तो 3 बड़े सवाल बनते हैं और उसमें से छोटा सवाल किसी एक इसमें भी पूछा जा सकता है कि नेत्रों के रोग कौन कौन से होते हैं। तो ये इस प्रकार से आपकी नेत्र की क्रियाविधि और नेत्र है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कर्ण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।